मेरे चैनल में एक्सपीरियंस में, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग कहाँ बढ़ चुके थे? बिल्कुल सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम रेस्पिरेशन है और ये सेकंड चैप्टर की थर्ड वीडियो है। मैंने 2 वीडियो में यहाँ तक लंग्स तक में लेके आ गया था। आज लंग्स से आगे की बात करेंगे और जानेंगे कि लंग्स में कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं, कितने लोब्स होते हैं और क्या डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, एल्वियोली से कैसे डिफ्यूज़न होता है और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आज की जो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में कहाँ देखा था? हमने देखा था कि लंग्स के पास आपके प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसमें शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आउटर को कहते हैं हम पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर को कहते हैं विस्कुलर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन आपस में इंटर रिलेट करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे कुछ बात करते हैं। अब हमारे आपको पता है कि लंग्स जो होते हैं उसमें 2 होता है। एक होता है राइट लंग्स, एक होता है हमारे पास लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग्स होता है ना, वो बिगर होता है। राइट पार्ट इज बिगर देन लेफ्ट। हमारा राइट लंग्स जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैकिया आया, ट्रैकिया से फिर टूट गया ट्रैक्यूल्स में, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में जो टूट गया है, फर्दर मूव कर गया है। तो इसमें ये जो मेन बात होती है ना, आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए फिर नहीं भी पूछा जाए, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। क्या? देखिए, जो ट्रैकिया से हमारी आती है फिर वो हमारे ट्रैक्यूल में टूटती है, तो जो राइट वाली साइड होती है ना, उसका स्लोप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वाली साइड के। अब स्लोप क्या होता है? देखो, स्लोप को यदि शुद्ध भाषा में बोला जाए अपनी भाषा में तो ढलान या ढलाई। देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको देते हैं हम लोग आपको। मान लीजिए आपका ये रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर नहीं, फिसलन पट्टी है। एक की ये है और एक की फिसल पट्टी ऐसी है। तो किस में बच्चा जल्दी से मूव कर लेगा? इसमें करेगा क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। तो सेम इसी में क्या होता है, आपका जो राइट साइड होता है ना, उसका स्लोप ज़्यादा होता है। जिससे क्या होता है, यदि कोई भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आता है तो यहाँ पे आने के बाद उसके बहुत चांसेस हैं कि वो राइट में एंटर कर ले एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। बहुत ही कम चांस में क्या होता है, आपका लेफ्ट में एंट्री करता है, क्योंकि स्लोप के कारण। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, स्लोप के कारण। अच्छा, अब राइट के कुछ और फीचर्स भी होते हैं। अब मैंने क्या कहा आपसे कि राइट वाला पार्ट बड़ा होता है। और बड़ा तो होता है भाई, कैसे बड़ा होता है ये तो जाने। देखो क्या होता है, जो राइट वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर 3 लोब होते हैं। राइट वाला पार्ट कंटेन 3 लोब। कौन कौन से? सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। कैसे होते हैं ये? आपका सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, ये 3 लोब्स परसेंट होते हैं राइट वाले पार्ट में। जबकि लेफ्ट वाले पार्ट में सिर्फ 2 ही लो परसेंट होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। पता चला आपको कि मैंने राइट वाले पार्ट को बड़ा क्यों कहा था? क्योंकि उसके अंदर 3 लो परसेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। जबकि लेफ्ट वाले में सिर्फ 2 ही लो परसेंट होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। एक और मेन पॉइंट इसके लिए आपके क्या है कि लेफ्ट वाले में क्या होता है? कार्डियक नोच। जी हाँ, लेफ्ट लंग में क्या परसेंट होता है? हमारा कार्डियक नोच परसेंट होता है। अब आप पूछोगे कार्डियक नोच क्या होता है, तो बने रहे वीडियो में, आपको आने वाले वीडियो में, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कार्डियक नोच क्या होता है। आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे वीडियो देखने के बाद। होता है ना, आप चैप्टर उठा के पढ़ भी लेना, भले क्यों आपको लगेगा भाई चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है, चैप्टर तो सारा याद है। डोंट वरी, बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने हो सके उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी और दोस्तों का भी प्रॉफिट हो सके और उनको भी इस अपनी स्टडी में इजी हो सके। और हाँ, ये चैप्टर रेस्पिरेशन में बता रहा हूँ तो ये मैं चैप्टर में लो टू हाई लेके जा रहा हूँ, मैं सिंपल टू मॉडरेट लेके जा रहा हूँ। तो जो बच्चे अब 9th 10th भी कर रहे होंगे ना, वो भी वीडियो को देखते हैं तो ईजिली समझ जाएंगे कि यह कंसेप्ट उनको फॉर्मेशन हो जाएगा। आप लोग को तो अच्छा फॉर्मेशन हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते अपनी स्टार्ट तो मैंने कर दिया वीडियो अपनी, आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अच्छा, अब एक बात और इसमें जान लेते हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्या जी? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन के दौरान एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है। अब ये कौन सी नई बला आ गई जी, अब कुछ बला नहीं है यहाँ पे। देखो अब रिब केज तो होता है आपका, तो रिब केज के जो केज होते हैं ना उसके बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। बाहर के मसल कहते हैं एक्सटर्नल और अंदर कहते हैं इंटरनल। तो ये दोनों जो मसल्स होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं ये रेस्पिरेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्स करते हैं। अब जो जनरली बातें बताई जाए, आपको लोगों को तो ये पता होगा जब कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके जो अंदर का वॉल्यूम होता है बढ़ जाता है। यदि मैं बात बताऊँ आप लोगों को, एक्सटर्नल कोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना वो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा देगी, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा देगी। चलो आप लोग को एग्जांपल और दिया जाए, मान लो आप कि आपने क्या करा, आप बहुत बड़े टायर है, ठीक है, आपने उसके अंदर थोड़ा सा हवा भर दिया। कितना थोड़ा सा हवा भर दिया उसने आपने, तो क्या होगा, वो जो हवा होगी एयर होगा वो पूरे टायर में फैल जाएगा, पूरे टायर में क्या होगा, फैल जाएगा, तो उससे प्रेशर कम जनरेट होगा। यदि आपने उसी थोड़े से हवा को छोटे से बॉल में भर दिया तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। तो पता है ना आपको, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम या मास या फिर स्पेस कम होगा तो प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। चलो आपको सोच रहे हो कि मैंने बताया क्यों है, अभी बने रहिए वीडियो में, आगे इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस आएगी, देखते हैं फिर फिलहाल। ओके अच्छा जी, अब बात करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन की। किसकी, पल्मोनरी वेंटिलेशन की। अब जी ये क्या होता है, देखो हमारे साइंस में ना कुछ बूढ़े बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं, जैसे कि देखिए आपको आप घर में देख लीजिए, एक बाबा होते हैं घर में, कोई बच्चा आता है इसका नाम ये रख दिया, फिर आया इसका नाम ये रख दिया, इसके नाम रखते रहते हैं। तो सेम वैसी साइंस में होते हैं। साइंस में क्या है, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन आपको लुभाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं, मगर इसका जनरली मीन्स क्या होता है, ब्रीथिंग। हमारा सांस लेने को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन मीन्स अप डाउन। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इज द मैकेनिकल फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। अब ये है क्या ब्रीथिंग, ये मैकेनिकल फ्लो ऑफ एयर है इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर। अब लंग्स के अंदर रहेगा तो क्या कहेंगे उसे हम, इंस्पिरेशन सांस लेना, और लंग्स के बाहर जाएगा तो एक्सपायरेशन सांस को छोड़ना। दोबारा बोलता हूँ, इधर लंग्स के अंदर एयर आएगा तो इंस्पायरेशन सांस लेना, और लंग्स के बाहर जाएगा एयर तो एक्सपायरेशन सांस छोड़ना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन समझ में आ गया, ये मैकेनिकल फ्लो ऑफ एयर होता है कहाँ पे, इनटू एंड आउटसाइड द लंग्स। ओके अच्छा जी, अब बात करता हूँ इंस्पिरेशन क्या, इसमें पूरा होता क्या है, क्या कौन कौन सी मसल्स हमारे हेल्प करती है वो बात करते हैं। अच्छा इससे पहले पिछले डायग्राम में आई, यहाँ पे देखिए ये लंग्स है ना आपका, तो लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अब बात सुनिए ध्यान से मेरी, जब हम लंग्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, लंग्स का साइज जो होगा आपका इंक्रीज होगा। जब लंग्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लंग्स का साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। यहाँ से मतलब हर तरीके से लंग्स का साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ से इंक्रीज होगा तो जो आपका डायफ्राम जो होता है ना वो जनरली डोम शेप होता है, सॉरी शेप गलत बन गई यहाँ पे मेरी, डायफ्राम आपका ऐसे, इसके हाफ को आप मैनेज कर सकते हो, डायफ्राम उच्च अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा समझ लेना आप है ना। डायफ्राम आपका डोम शेप होता है, जब हमारा इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो ये जो डोम शेप डायफ्राम होता है ना ये कन्वर्ट होके ये फ्लैट शेप, फ्लैट में बन जाता है, इसमें ये फ्लैटर डायफ्राम बन जाता है, ऐसे फ्लैट बन जाता है। समझ में आया आप लोगों के। तो आपको अभी जो बताऊंगा टॉपिक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इसमें बहुत ही हेल्प करेगा कि जब भी लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा डायफ्राम का शेप क्या होता है, डोम शेप से फ्लैटेड हो जाता है, और जब भी लंग्स के मसल्स का रिलैक्सेशन होता है तो डायफ्राम की जो शेप थे फ्लैटेंड वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप डोम शेप में आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं टॉपिक को। देखिए इंस्पायरेशन क्या, इंस्पायरेशन जो बॉक्स बना देते हैं ना इसमें अच्छा खासा। ओके अब ये है क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सोवेंट्रल। अच्छा जी ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, चलो बताते हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी है ये,
मान लीजिए, ठीक है, हमारी बॉडी है, तो क्या होगा, ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, ठीक है, और डोर्सल वेंट्रल मतलब देखो, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे, और डोर्सल वेंट्रल मतलब आगे पीछे, डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। तो जब भी मैं आपको कहूँ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो हमारा ऊपर और नीचे भाग है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और मैं आपसे कहूँ कि डोर्सल और वेंट्रल साइड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब पीछे और आगे साइड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है इसमें, contraction of diaphragm muscles anterior posterior axis and contraction of external intercostal muscle dorsal ventral axis। मतलब डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ऊपर नीचे एक्सिस में होता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। अब जब दोनों मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ उससे क्या होगा, हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर हमारा क्रिएट हुआ है तो प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है कि आपने डिफिनेशन में पढ़ा था कि मूवमेंट सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया, वही सेम हमारा कहाँ फॉलो होता है, प्रेशर में भी होता है कि प्रेशर कहाँ से मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करता है। अब बात ध्यान से सुनना आप, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर हमारा प्रेशर लंग्स के इनसाइड वाला कम हो जाएगा, मगर बाहर का प्रेशर तो ज़्यादा है, तो क्या होगा, बाहर के प्रेशर लंग्स के अंदर आ जाएगा। इसे कहते हैं हम इंस्पायरेशन। दोबारा देखना, जैसे हमारे यहाँ पे डायफ्राम मसल्स का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे हमारा थोरेसिक प्रेशर क्या घट जाता है, मगर बाहर का प्रेशर तो बड़ा होता है। तो क्या होता है, जो बाहर का प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर लेता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। क्लियर। अब सेकंड है हमारा एक्सपायरेशन, जो कि इंस्पायरेशन के बिल्कुल उल्टा है। एक बात और, इंस्पायरेशन प्रोसेस क्या होती है, आपकी एक्टिव प्रोसेस होती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो हमारे एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, इसमें एनर्जी लगती है, मगर जो सांस छोड़ते हैं तो पैसिव प्रोसेस होता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जब डायफ्राम मसल्स रिलैक्स होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है, उससे क्या होता है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम घट जाता है, जिससे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो लंग्स के अंदर की एयर मुंह के बाहर चली आती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। मैं वॉल्यूम चिल्लाते रहा हूँ, होते क्या है बात करते हैं, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अच्छा, अब देखिए, जो टोटल स्पेस विद इन द लंग्स इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। जितना भी हमारे लंग्स के अंदर स्पेस होता है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, लंग वॉल्यूम या फिर लंग कैपेसिटी की कंसेप्ट से मेज़र करते हैं। अच्छा, पहले से बात आप स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लंग का डेड स्पेस वॉल्यूम जो होता है वो 150 ml होता है। लंग्स का हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml होता है। एक बात और, हम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करते हैं, तो पता है आप लोगों को, हम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करते हैं। वही 12 से 16 बार ब्रीथिंग कैसे भी वेरी कर रहे हैं, आपके एज टू एज वेरी होते रहते हैं। क्लियर। और हमारा टिडल वॉल्यूम क्या होता है, टिडल वॉल्यूम क्या है, एक काम करते हैं, इस टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को रिमेन रखते हैं। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा कि लंग वॉल्यूम लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, उसके बाद टॉपिक को छेड़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए मैंने अच्छा सा ग्राफ बनाया है, देखिए सामने अब ग्राफ आपका आ गया। इस सबको ईजिली आपको टिडल वॉल्यूम, जितने भी वॉल्यूम थे, जितने भी कैपेसिटीज़ हैं, आपको दिमाग में एकदम छप जाएगा। दोबारा पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग में पूरा छप जाएगा। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना अच्छे से, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। ये ग्राफ आपका क्या है, जो हम सांस लेते रहते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सांस तो ऐसे होते हैं हम कंटिन्यू लेते रहते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं। और जब कभी कभार क्या होते हैं, जब हम योगा करते हैं, जब सांस हम बहुत ले लेते हैं तो इसका भी कुछ चार्ट होता है ना। तो ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है, ये जनरली हमारे ऑक्सीजन का ग्राफ है। हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसका ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ये है क्या, इसे हम कहते हैं टिडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, टिडल वॉल्यूम। मतलब जितनी सांस हम नॉर्मल
इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं टिडल वॉल्यूम। जो आप लोग अभी जो सांस छोड़ रहे हो और ले रहे हो, जो इंस्पायर कर रहे हो और एक्सपायर कर रहे हो, उसे हम कहते हैं टिडल वॉल्यूम। सिंपल से में आप लोग शांत बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आराम से बैठे हो, तो आप जो सांस छोड़ रहे हो, जो सांस ले रहे हो, उसे हम कहेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और उस वॉल्यूम में कहेंगे, उसे कहेंगे हम टिडल वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 500 ml होता है। तो दोबारा बताता हूँ, टिडल वॉल्यूम क्या होता है। जो पर्सन नॉर्मल ब्रीथिंग करता है उसे हम कहते हैं टिडल वॉल्यूम। अच्छा, यदि अपने टिडल वॉल्यूम के बाद और एयर एंटर कर ली, आपने टिडल वॉल्यूम तो लिया, उसके बाद अपने और एयर एंटर कर लिया अपने अंदर, एक्सरसाइज में करते हैं ना कि हम बहुत सारी एक बार में अनुलोम विलोम करते हो, खींच दम एयर ले लेते हैं, तो वो क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है जी वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपका 2500 से 3000 ml तक आता है। टिडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग में एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, टिडल वॉल्यूम। और टिडल वॉल्यूम के अलावा जो हम फोर्सफुली एयर को इनहेल कर लें उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, और ये बात, और जब टिडल वॉल्यूम एक्सपायर तो कर रहे हो, तो टिडल वॉल्यूम के एक्सपिरेशन के बाद हम और जितनी एयर को एक्सपायर कर दें, बाहर फेंक दें, हमने देखो सिंपल में सांस ली, उसे और ले ली, तो उसे कहेंगे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और हमने सांस छोड़ी और छोड़ दी, उसे कहेंगे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपका 1000 से 1100 ml होता है। अच्छा, अब एक बात और, वहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर ना ये रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा परसेंट होता है। जब हमारी बर्थ होती है, जब हमारी डिलीवरी होती है अपनी माता की वॉर्म से, उस टाइम ये जो लंग्स का 1200 ml का नेगेटिव वॉल्यूम जो होता है, नेगेटिव प्रेशर जो होता है, जनरेट होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बच्चा पैदा होता है रोता है, और जो नहीं रोता उसको डॉक्टर बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर का काम करता है उस समय हमारे लंग्स में यही रेसिडुअल वॉल्यूम जनरेट करता है, जो कितना होता है 1200 ml होता है। हम कितना भी इंस्पायर कर लें, इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम भी कर ले, मतलब फोर्सफुल एक्सपायर कर ले, फोर्सफुल इंस्पायर कर ले, हमारे लंग्स के अंदर ये 1200 ml की रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा बची रहेगी, कहीं जाएगी नहीं है। क्लियर? तो आपको ये उम्मीद करता हूँ आपको टिडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा इसको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी से क्या है हमारा कैपेसिटीज़ है। अब कैपेसिटीज़ भी से इंटरलेट करती हैं। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती क्या है, देखिए। इंस्पिरेटरी टिडल वॉल्यूम से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक की, क्या टिडल वॉल्यूम से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक का जो डिस्टेंस होता है वो था हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब IRV प्लस TV इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो कितना होता है 3500 होता है। ओके, और टिडल वॉल्यूम से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक, टिडल वॉल्यूम से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जो कितना होता है हमारा 1600 ml। ओके, अच्छा जी। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक हमारा होता है वाइटल कैपेसिटी, जो कि 4600 ml होता है। क्लियर? और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से रेसिडुअल वॉल्यूम तक क्या होता है हमारा FRC। मतलब एक काम करो, कुछ हम काम आप भी करके आओ, FRC की फुल फॉर्म निकाल के लेके आओ। क्या होता है FRC की फुल फॉर्म? क्लियर? FRC क्या होता है इक्वल्स टू ERV प्लस RV। ठीक है। अच्छा, अब मैंने पर्ची लिख रखा है, मैंने यहाँ लिख रखा है ऊपर TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? ERV प्लस IRV प्लस RV प्लस TV, ये हमारी तो टोटल लंग्स कैपेसिटी। चलो FRC बता देता हूँ, फोर्सफुली रिजर्व कैपेसिटी, FRC। क्लियर? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली रिजर्व कैपेसिटी आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग्स कैपेसिटी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टिडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, आपका इसका टोटल लंग्स कैपेसिटी।
समझ में आ गया आप लोगों के? ओके, तब मूव करते हैं क्या नेक्स्ट वाले पे। देखिए, आपको मैंने गैस का एक्सचेंज बता रखा था, सॉरी गैस का बताया नहीं तो नहीं। अब आपको तो पता होगा कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में एयर आते हैं। अब एयर फिर फर्दर कहाँ मूव करते हैं, ट्रैकिया से ट्रैकिया में आते हैं, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोली, एल्वियोलर सैक। तो एल्वियोलर सैक में आते हैं, वहाँ पे उसका डिफ्यूज़न हो जाता है। तो हम देखेंगे डिफ्यूज़न में कौन कौन सी मेम्ब्रेन हेल्प करती है, कैसे कैसे होता है, ये सब इसमें देखेंगे। चलो फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ अब सही है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपकी तरह रखिए यहाँ पे एल्वियोली, इसके नीचे क्या आपकी ब्लड कैपिलरी। मैं नाम लिख रखे यहाँ पे आपके, ये है आपकी एल्वियोली और नीचे वाली क्या आपकी ब्लड कैपिलरी। तो एल्वियोली से क्या होता है, एल्वियोली से आपकी ब्लड कैपिलरीज अटैच होती है छोटे डिस्टेंस पे। अब क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन कम इंस्पायर करते हैं, जो हमने क्या करा, हमने जो ऑक्सीजन कम ने इंस्पायर किया, जो हमने इंस्पायर किया और हम एक्सहेल करते हैं, वो एयर क्या होती है, वो एयर एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में आती है, फिर ब्लड कैपिलरीज से दोबारा वो वहाँ पे आती है। अब इसके बीच में ना 3 मेम्ब्रेन होते हैं। डिफ्यूज़न तो होता है, ये तो पता है। तो डिफ्यूज़न कराने के लिए 3 मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम आपसे पेपर में पूछ सकता है, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है ज़रा देखते हैं पहले, ठीक है। पहली होती है हमारे पास सिंपल स्क्वेमस ऑफ एल्वियोली, मतलब ये एल्वियोली की सिंपल स्क्वेमस मेम्ब्रेन होती है। कौन सी, सिंपल स्क्वेमस एल्वियोली की। सेकंड होती है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, हाँ यहाँ पे सही है। कौन सी, ब्लड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एंड थर्ड होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो एल्वियोली क्या होगी, सिंपल स्क्वेमस हो जाएगी, फिर ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम हो जाएगी, इसके बीचों बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। इन तीनों मेम्ब्रेन की हेल्प से ही हमारा क्या होता है, डिफ्यूज़न हो पाता है। अब इस तीनों मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम इन तीनों मेम्ब्रेन की थिकनेस। आप सोच सकते हो कि तीनों मेम्ब्रेन कितने थिक होंगे, सॉरी कितने थिन होंगे मेम्ब्रेन, ये थिक मान सकते हो, इसको देख लीजिए आप, मान लीजिए थिक करना, ठीक है। तो क्या होता है, 3 मेम्ब्रेन होती है, कौन कौन सी, पहली स्क्वेमस एपिथेलियम, सॉरी सिंपल स्क्वेमस, सेकंड एंडोथेलियम, थर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, पहली मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वेमस, सेकंड एंडोथेलियम, थर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो इन तीनों मेम्ब्रेन क्या काम करते हैं कि तीनों मेम्ब्रेन हमारे डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं। अब जैसे देख रहे हो कि आप यहाँ पे एक चार्ट मैंने बना रखा है। अब ये चार्ट कैसा है, इस चार्ट का थोड़ा वेट कीजिए, आपको पता चले क्या है। ये चार्ट आपके इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आप चार्ट समझ पाओगे। आज की वीडियो में बताता हूँ कितना हो पाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका देखिए, ये क्या आपके एल्वियोली, ये क्या आपका लंग्स, सॉरी हार्ट का पार्ट हो गया, ये आपका किसका पार्ट हो गया, एल्वियोली किसका पार्ट हो जाएगा आपका, अच्छा हाँ एल्वियोली से बढ़ जाएगा लंग्स का, ये किसका पार्ट हो गया आपका हार्ट का, ये क्या आपका टिश्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे आपका जो एयर होते हैं वो लंग्स में आते हैं, फिर हार्ट्स में आते हैं, टिश्यू में क्या होता है, फिर जो उसमें CO2 मिल जाता है, कैसे कैसे होता है प्रोसेस नहीं, पूरी प्रोसेस देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, एल्वियोली में जो आपका ऑक्सीजन आया तो क्या होगा, वो ब्लड कैपिलरी से मिलके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा। ब्लड कैपिलरीज में क्या आपका ब्लड तो है, तो ऑक्सीजन से मिलके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस की हेल्प से आपके लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस की हेल्प से आपका लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा, और यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री कर लेगा। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के
टिश्यू के पास आएगा, किसकी किसकी बदौलत, सिस्टमिक आर्टरी की हेल्प से। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के टिश्यू के पास आएगा सिस्टमिक आर्टरी से होते होते। अब टिश्यू में क्या होगा, कुछ सेलुलर रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता तो है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या, ब्लड विद ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड विद CO2 इज इक्वल्स टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या होगा, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टमिक वेन की हेल्प से आपका राइट आर्टरियम में चला जाएगा और फिर राइट आर्टरियम से वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल में आने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, एल्वियोली के पास जाएगा, जिससे डिफ्यूजन होके और आपको वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों के? पहले क्या हमने इंस्पिरेशन करा, इंस्पिरेशन किया, तो डायग्राम में रेस कर लेता हूँ, आप अच्छे से देखना। हमने इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन से क्या होगा, जो हमारी एयर होगी वो एल्वियोली में आएगा, एल्वियोली से आपका डिफ्यूज़न हुआ, डिफ्यूज़न होने के बाद वो जो हमारी एयर जो था वो ब्लड में मिक्स होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। दोबारा से बताता हूँ एक बार आपको, कुछ कन्फ्यूज़न हो गई तो मुझे खुद को ही। जब हमने सांस लेंगे वो इंस्पिरेशन होगा। अब इंस्पिरेशन में क्या होगा, जो हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया वो एल्वियोली के पास आएगा, एल्वियोली से क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के पल्मोनरी वेन की हेल्प से वो लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वॉल्व के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरी से होते होते टिश्यू के पास जाएगा। अब टिश्यू में कुछ सेलुलर रिएक्शंस होंगी जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड विद CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपका सिस्टमिक वेन से होते होते राइट आर्टरियम में जाएगा। राइट आर्टरियम में आने के बाद वो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा वॉल्व के थ्रू, फिर राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी से होते होते द्वारा एल्वियोली के पास आएगा। एल्वियोली के पास आने के बाद वो ब्लड को वहीं छोड़ देगा और CO2 को लेके वो एक्सपायर कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे पास लंग्स के अंदर, जो पूरी प्रोसेस होती है ये हमारी प्रोसेस है। अब हमें जो मैंने आपको पीछे चार्ट दिखाया था क्या है, देखो हम जो एयर इंस्पायर करते हैं, हमने जो भी एयर इंस्पायर किया उसका प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में अलग होता है, मगर एल्वियोली में आके अलग हो जाता है उसका प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर अलग होता है, यहाँ अलग होता है, यहाँ पे हर जगह अलग अलग होता है। तो उसी के हमने टेबुलर फॉर्म बना दिया जिससे आपको याद करने में ईजिली हो जाए। तो क्या है ये, देखो जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं O2 एंड CO2, उसका एटमॉस्फेयर में 159 mmHg प्रेशर होता है और CO2 कितना होता है 0.3 mmHg होता है। जैसे जो ऑक्सीजन होता है हमारा एल्वियोली में आता है उसमें क्या होता है, उसका प्रेशर 104 mmHg हो जाता है और CO2 का बढ़ के 40 mmHg हो जाता है। और जब ऑक्सीजन जो क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, ऑक्सीजन जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है तो उसका 40 रहता है और CO2 का 45 हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है तो 95 और 40% हो जाता है, और जब टिश्यू में आता है तो 40 to 45 हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक काम करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसी चार्ट के ऊपर लिख दूँगा जिससे आपको और ईजी हो जाए समझने में। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। जो चार्ट मैंने ग्राफ बनाया था यहाँ पे अभी ये वाला, इसे मैं मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे कौन सा वॉल्यूम होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है एल्वियोली में क्या होता है, जैसे आपको उससे भी और ईजी हो जाएगा इसको समझने में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिख दूँगा उसको मैं। तो तब तक मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप तो वीडियो को देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।